नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और अदिति की अदालत में आज बात होगी महाराष्ट्र की सियासत में छिड़े नंबर गेम को लेकर। खींचतान चल रही है। एक तरफ बीजेपी और शिंदे गुट के अलायंस को लेकर लगातार तरह तरह की खबरें और चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शरद पवार पहले एक स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद अपने ही स्टेटमेंट पर वो सफाई पेश करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अजीत पवार, जिनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं वो बीजेपी में जा सकते हैं, इसे लेकर लगातार अटकलें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और इन सब के बीच भूले नहीं कि संजय राउत हैं, जो कि सियासी बयानबाजी में सबसे आगे दिखाई देते हैं, और संजय राउत भी अपने स्टेटमेंट्स लगातार बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच अलायंस से जो सरकार बनी है वो 15 से 20 दिनों में गिर सकती है। कभी वो अजीत पवार को लेकर हमलावर होते हैं तो कभी अजीत पवार को लेकर उनके रुख में नरमी दिखाई देती है, और वो ये बताने लगते हैं कि महाविकास आघाड़ी आज भी है और कल भी रहेगा, और शरद पवार और उद्धव ठाकरे ही इसके मुख्य नेता रहेंगे। क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त कहना चाहिए? जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है, इसमें क्या हुआ है, देखिए जरा। महाराष्ट्र का सियासी महाभारत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे 2024 का आम चुनाव और सूबे का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, महाराष्ट्र में सियासी उबाल तेज हो गया है। पार्टी, गठबंधन और फिर मुख्यमंत्री, हर छोर से बदलाव के अटकलों के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे महाविकास आघाड़ी गठबंधन के भविष्य पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। शरद पवार ने कहा है कि आज महाराष्ट्र में आघाड़ी है, लेकिन कल होगी या नहीं ये पता नहीं। हमारी इच्छा है कि हम साथ में काम करें। परीक्षा से क्या होता है? गठबंधन में बने रहने के लिए सीटों के बंटवारे समेत कई मुद्दे जिम्मेदार होते हैं। नहीं, बाकी आता आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आज आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नेहमी पुरेशीच असते. जागांचं वास्तव त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल? शरद पवार के इस बयान पर जहां एक ओर सियासत तेज हो गई, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि आघाड़ी रहेगी और 2024 में हम साथ चुनाव लड़ेंगे। पवार साहब ने जो कहा उस पर भी प्रयास किया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार है। संजय राउत ने कहा है कि ये पवार की ही इच्छा है कि तीनों साथ रहें। आघाड़ी रहेगी, पवार साहब ने जो कहा है उसका विपर्यास किया जा रहा है। इस महाविकास आघाड़ी के कर्ता धर्ता जो है प्रमुख नेता, उसमें उद्धव ठाकरे जी है, राहुल गांधी जी थे उस वक्त, और माननीय पवार साहब थे, आज भी है और रहेंगे। 2024 में हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ये पवार साहब की भूमिका कल थी, आज भी है और आगे भी रहेंगे। लेकिन इस तरह के बयान मुझे लगता है ये बयान आप उनका समझ लीजिए। ये वही संजय राउत हैं जो कल तक कह रहे थे कि ये शिंदे सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है, उसका डेथ वारंट जारी हो चुका है। अब उन्हें अपनी ही गठबंधन पर उठ रहे सवालों पर सफाई देनी पड़ रही है, जो पहले ही सूबे के सत्ता से दूर है। पवार के बयान पर सफाई देते देते संजय राउत बीजेपी पर ही हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर्दे के पीछे मुख्यमंत्री बदलने का आंदोलन चला रही है। वहीं एनसीपी प्रमुख के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा है कि वो एक अनुभवी नेता हैं, उनका बयान सियासत का अहम हिस्सा है। अब कोई भी सोच सकता है और समझ भी सकता है कि उन्हें क्या चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है। उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है, और उसको हमेशा जो कहते हैं उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतना ही मैं कहूँगा, जिनको जो सोचना है, समझना है, वो समझना है। शरद पवार के साथ महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस का कहना है कि हमारा मकसद साफ है, लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में हमें बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दलों के साथ मिलकर लड़ना है। किसी के मन में क्या है ये हमारा सवाल नहीं है। काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे। जे कोणी बीजेपीच्या विरोधात जे पण राजकीय दल असेल त्यांना सोबत घेऊन एकत्रित लढण्याची भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे।
ही आम्ही आपल्याकडून स्पष्ट केलेली आहे. कोणाला काय वाटतंय, कारण की वारंवार आम्ही सांगितलं की आम्ही जी काही लोक जोडलेली आहेत, जे आमच्यासोबत अलायन्समध्ये आहेत, त्यांचे विचार वेगळे वेगळे असू शकतात, पण आज देशातलं संविधान आणि लोकशाहीच धोक्यात आलेली आहे. महाविकास आघाड़ी के राजनीतिक भविष्य पर बोलते हुए शरद पवार ने ये भी साफ किया है कि अगर कोई उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रहा है, माना जा रहा है कि शरद पवार का ये बयान भतीजे अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच आया है. वहीं अजित पवार पहले ही कह चुके हैं कि मौका मिलने पर वो 100% महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस. तो कुल मिलाकर कंफ्यूजन और कंफ्यूजन वाले हालात महाराष्ट्र की सियासत में. हमारे साथ कई खास मेहमान हैं. हमारे साथ किशोर तिवारी हैं शिवसेना उद्धव गुट से, सीमा मलिक हैं एनसीपी की प्रवक्ता हैं. आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है. सीमा मलिक जी, मेरा पहला सवाल आपसे है. मैम, पवार साहब एक दिन कुछ कहते हैं और फिर उसके बाद उनका जो स्पष्टीकरण आता है वो और कंफ्यूजन क्रिएट करता है. अजीत पवार को लेकर अटकलें थम नहीं रही. अभी करीब 5 दिन पहले हम और आप बात कर रहे थे महाराष्ट्र की सियासत में अनसर्टेनिटी को लेकर, और आज 5 दिन हो गए, आज भी वो अटकलें जो हैं थम नहीं रही हैं. महाराष्ट्र की सियासत में खास तौर पर एनसीपी को लेकर इतनी कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है, इतना उहापोह क्यों है? देखिए मैडम, कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, और पवार साहब का जो बयान आया है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन उनमें है. उन्होंने साफ ये बात कही है कि हाँ, महाविकास आघाड़ी में हम लोग रहना चाहते हैं, और बाकी तो एक बहुत चीज़ें होती हैं डिस्कशंस के लिए, दैट वो तो बाद में जो भी वर्कआउट होगा. बट उन्होंने बड़ी क्लियर ये बात कही कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं और हम महाविकास आघाड़ी में रहना चाहते हैं. और तो मुझे तो लगता नहीं कि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है ऐसी जिसके लिए महाविकास आघाड़ी में रहना चाहते हैं, लेकिन अजीत पवार सीएम भी बनना चाहते हैं 2024 से पहले. फिर इस बयान पर भी स्पष्टीकरण आता है. देखिए मैम, अजीत पवार जी ने साथ में ये भी कहा है कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ. मैंने सुना था वो बयान जिसमें उन्होंने बोला कि हाँ, महत्वाकांक्षा वाली बात जो थी कि सीएम की महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो इसके साथ ही उसी सेम प्लेटफॉर्म पे ही सेट कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ. तो इसलिए यहाँ पर ये सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है इन स्टेटमेंट्स को अगर आप देखते हैं जरा भी. अगर कोई चलिए ठीक है, इस कंफ्यूजन अगर खत्म हो जाता है तो किशोर तिवारी जी से, सीमा जी आपने जो बातें कही, मैं किशोर तिवारी जी से उस पर रिएक्शन ले लेती हूँ. किशोर तिवारी जी, सीमा जी कह रही है कोई कंफ्यूजन बचता नहीं है, तो संजय राउत कंफ्यूज है क्या? फिर कोई कंफ्यूज नहीं है, और हम लोग हमारे विपक्षी एकता का जो सब तरफ से इनिशिएटिव है, इसमें 2 ही लोग हैं. एक तो नीतीश कुमार के तरफ जवाबदारी है, दूसरी धोनी की तरफ जवाबदारी है, और जो भीष्म पितामह की भूमिका में है वो है शरद पवार जी. शरद पवार जी ने क्या कहा? शरद पवार जी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट है, परंतु पार्टियों ने टिकट मांगते वक्त अपनी औकात देख के मांगना चाहिए. नहीं तो सबने 200 टिकट मांगे तो 288 में से कहां से मिलेंगे? उनका स्टेटमेंट है, एक सवाल के संदर्भ में बोला हुआ, उसका विपर्यास आपने किया. आपने यानी सबने किया. मैं एक बार और क्लियर कर दे रहा हूं, महाराष्ट्र के जो महाविकास आघाड़ी की एकता है, इससे प्रेरणा में लेके सारे भारत के अंदर विपक्षी एकता की एक बड़ी मुहिम चालू हुई है. किशोर जी, मैंने कोई प्रयास नहीं किया, सबने किया होगा, मैंने कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे आप ही की पार्टी के नेता संजय राउत का वो स्टेटमेंट भी याद आ रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि शरद पवार साहब ने उन्हें बताया है कि एनसीपी एज अ पार्टी तो नहीं जाएगी, लेकिन पार्टी के विधायक जरूर जा सकते हैं बीजेपी के साथ. सर एक मैं आदित्य जी, मेरा पहला पूरा वाक्य मैं कर देता हूँ कि विपक्षी एकता के अंदर आज जो नीतीश कुमार जी ने बैठक वगैरह ली है और सब तरफ से एक ही आवाज आ रही है, उससे बीजेपी घबरा गई है और भाजपा ही ये सियासत कर रही है. दूसरी बात आपने बोला तो मैं क्लियर कर देता हूं कि शिवसेना में से आधे लोग जो छोड़ के गए उनको ईडी सीबीआई की नोटिसेस मिली थी, अरेस्ट का वारंट भी निकला था, तो ये सब चीजों के वजह से वो छोड़ के गए. लेकिन वैसी परिस्थिति एनसीपी में आ गई है कि उनको अनिल देशमुख और नवाब मलिक तरीका
तोड़ा जाएगा तो कुछ लोग घबराए हुए हैं। ठीक है, आप लेकिन जवाब अजित लीजिए। पवार- ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। सीमा मलिक जी ये कह रहे हैं कि जैसे शिवसेना उद्धव गुट से अलग हुए थे एकनाथ शिंदे, और यहां पर क्लेम कर रहे हैं किशोर तिवारी कि उन्हें ईडी और सीबीआई से डराया गया था, वैसा ही डर और खौफ आपकी पार्टी के कुछ विधायकों के भीतर है। देखिए, ईडी और सीबीआई का जो मिसयूज है उसके बारे में तो कोई मतलब डिनाई कर ही नहीं सकता है इस कंट्री में। एंड वो हमारी पार्टी के साथ ही नहीं है, वो सारी पार्टी के साथ है। आपने देखा है कि किस तरह से अभी एक लेटर भी लिखा गया था और किस तरह से ऑल द पार्टीज ने ये इशू उठाया है। तो ये कोई हमारी पार्टी के साथ ही नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता है। और हो सकता है कुछ लोगों को डर भी होता हो, पर जहाँ तक मुझे लगता नहीं कि कोई इस डर से कभी अब हमारी पार्टी में कुछ ऐसा होने वाला है कि कोई बीजेपी में जाने वाला है या कुछ, क्योंकि इन चीज़ों से लोग ये, और एट द सेम टाइम ये बात तो है ही कि ईडी एंड सीबीआई का जो जिस तरह से डर करके, एंड एवरीबॉडी नोज दैट थिंग अबाउट देयर वॉशिंग ठीक है, किशोर तिवारी जी, सीमा मलिक कह रही है हमारी पार्टी से कोई नहीं जा रहा, ईडी सीबीआई से सब डरते होंगे लेकिन इनकी पार्टी से कोई नहीं जा रहा। नहीं, वास्तविकता जो है वो एक शंका बोलकर संजय राउत ने तो कही थी और उन्होंने उनके अखबार में लिखा भी था। तो जैसे बहुत सारे नेताओं को बहुत सारा उनकी पूरी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, सस्ती किया जा रहा है, तो अटकलें जो है तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे बोला होगा। लेकिन अजित पवार जी का उसके बाद जो बयान आया, वो बयान चुस्त दुरुस्त है कि मैं जेल में भी जाने को तैयार हूँ लेकिन बीजेपी में मैं जाऊंगा नहीं, और मैं एफिडेविट पे थोड़ी लिख के, डागो एफिडेविट पे भी लिख के देने को तैयार है, ऐसा भी कह रहे। लेकिन अफवाहों के वजह से कोई पार्टियां टूटती थोड़ी, और ऊपर से डूबती नैया में अजित जी कौन जाएगा? नहीं, किशोर जी, अफवाहों की वजह से पार्टियां टूटती नहीं, लेकिन अफवाहों को हवा देने का काम तो आपकी पार्टी के नेता संजय राउत ने भी किया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि पवार साहब ने कहा कि एनसीपी नहीं जाएगी, लेकिन कुछ विधायक हैं जो जा सकते हैं, ये तो संजय राउत ने ही कहा था। अजी उन्होंने जिस ढंग से कहा था तो उन्होंने उसके बाद तो संजय राउत ने बहुत कुछ कहा, तो ऐसा थोड़ी होता। मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी चुनाव हुए और जिस प्रकार महाविकास आघाड़ी के सभाओं में भीड़ इकट्ठा हो रही और जनता का रिस्पांस है, मुझे लगता है कि कोई डूबती नैया में पैर रखेगा नहीं और तू चढ़ेगा नहीं। महाविकास आघाड़ी से भाजपा में कोई बड़ा नेता जाएगा नहीं, ये मुझे लगता है। और कुछ नेताएं इधर उधर पार्टी के चुनाव के मुंह पे जाते आते हैं, तो उस संदर्भ में संजय राउत जी ने कहा होगा तो कहा होगा। लेकिन जिस प्रकार की कल जलगांव की मीटिंग लो, नागपुर की मीटिंग लो, औरंगाबाद की मीटिंग लो, मैं तो देख रहा हूं कि उद्धव जी के नेतृत्व में बड़े ही बम्पर मेजॉरिटी से महाराष्ट्र में। चलिए, आपने उद्धव जी का जिक्र किया है, आपने उद्धव जी का जिक्र किया है। सीमा मलिक जी, क्या महाविकास आघाड़ी इस वक्त चुनाव के लिए तैयार है? क्योंकि इन्होंने अभी सभाओं का जिक्र किया, तो उद्धव ठाकरे ने, पहले संजय राउत ने कहा कि ये जो सरकार है महाराष्ट्र की, ये 15 से 20 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगी। उद्धव ठाकरे एक कदम आगे गए, उन्होंने तो इलेक्शंस की बात की। क्या महाविकास आघाड़ी, ये देखते हुए कि शरद पवार इस वक्त कह रहे हैं कि इलेक्शंस, अभी सीट शेयरिंग को लेकर हमारे बीच कोई बात नहीं हुई है, क्या आप लोग किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं इस वक्त? देखिए मैम, मैं तो आपको बड़ी क्लियर बात कह रही हूँ, और माननीय पवार साहब ने भी यही बात कही है कि महाविकास आघाड़ी में रहना चाहते हैं। बाकी जो सीट शेयर वगैरह की बात है वो तो बाद में ही होती है, और वो चीज़ें बाद में डिस्कस हो जाएंगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आप देखिए, इंडिविजुअली अगर आप हमसे बात करते हैं, हम भी महाविकास आघाड़ी में रहना चाहते हैं। सीमा जी, राजनीति आप मुझसे ज्यादा समझती हैं मैम, और आप काफी वरिष्ठ भी हैं, लेकिन शिवसेना और बीजेपी में पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और कुल मिलाकर दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ही स्टार्ट हुआ सीएम पोस्ट को लेकर। तो प्री पोल अलायंस पोस्ट पोल रहा ही नहीं, टूट गया था। अभी जो पवार साहब का स्टेटमेंट है सीट शेयरिंग को, किशोर तिवारी मुस्कुरा रहे, जरा एक कमेंट उनका ले लेती हूँ। किशोर तिवारी। आदित्य जी, मैं अभी बता रहा हूँ, जिसके विधायक ज्यादा उसका सीएम रहेगा, और जिसके सांसद ज्यादा उसका प्राइम मिनिस्टर रहेगा, इसमें कोई नहीं है। और हर नेता को सीएम बनने की पॉलिटिक्स इज अबाउट नंबर गेम। सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं,
नहीं, एक सेकंड मैम, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि कुल मिलाकर राजनीति नंबर गेम है, सरकारें बनना और बिगड़ना नंबर गेम है, इसीलिए नहीं, ये जो अभी कैसा कंफ्यूजन है वो कहीं ना कहीं नंबर गेम पर ही केंद्रित है। जी किशोर नहीं। तिवारी, बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी एक चार्मिंग नेता है और वो महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जिसके विधायक ज्यादा रहेंगे उसका ही सीएम बनेगा। नहीं ये नहीं, बात एक सेकेंड, महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे माना जाए या शरद पवार माना जाए इस वक्त? नहीं, अभी जो प्रचार के जो वज्रमुठ सभाएं हो रही है उसके लिए उसका लीड तो उद्धव जी कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीष्म पितामह तो शरद पवार है। और देखो, कोई भी प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अब हम सब विपक्ष की पार्टियां अपना अहंकार बाजू में रख के ही प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे, नहीं तो 24 के बाद 29 के चुनाव हो गए कि नहीं हो गए, ये भी अदिति जी डर की बात है ना। जिस प्रकार से ये सत्ताएं का दुरुपयोग हो रहा है, तो अदिति जी आप भी इस बात को सीरियसली ले लो, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ न करते हुए भी 13 महीने जेल में रह के आ रहे हैं। जेल में रह के आ रहे हैं, कोर्ट कहती है कि इनके खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता था। अनिल देशमुख ले लो, संजय राउत ले लो, नवाब मलिक तो जेल का भत्ता खा रहे हैं उनकी किडनी खराब होने के बाद। अदिति जी, हालात महाराष्ट्र में इतने बुरे हैं कि महाराष्ट्र की, लेकिन नवाब मलिक को बेल नहीं मिली किशोर तिवारी जी। और बेल नहीं मिली ना, ये हर तारीख को है ना नए नए सबूत और नए नए पखेड़े खड़े रखते हैं। नवाब मलिक क्या गुनाहगार है क्या? नवाब मलिक केवल तो बेल देना किसका काम है साहब? गुनाहगार और बेगुनाह तो मैं कह ही नहीं रही हूँ, आपने एक पॉइंट रखा है, उस पर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, जो एक सवाल बनता है। आपने नवाब मलिक का जिक्र किया, तो बेल देना तो कोर्ट का काम है सर, बेल तो सरकार देगी नहीं। अदिति जी, वो प्रवक्ता में कड़ी बात रखते थे, एनसीबी के कार्रवाई के वक्त भी बहुत कड़ी बात रखी। अरे सर, मैं नवाब मलिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कोर्ट द्वारा उन्हें बेल क्यों नहीं दी गई, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। अरे भाई, ये ईडी के कानून बहुत जटिल होते हैं। अच्छे 13 महीने तो ये रह के आ गया। तो 14 पार्टियां गई थी ना किशोर जी? हाँ, 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी ना, जब कोर्ट ने कहा हम केस ऑन द बेसिस ऑफ केसेस देखेंगे। हाँ, तो देखो, गए थे आप अदालत में, वहां भी गए थे। नवाब मलिक का मामला भी, ये जो बेल की बात मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, वो भी अदालत पर है। तो फिर ऐसे में हमें किसी भी तरह के जजमेंट से बचना चाहिए। अरे आदिति जी, मैं अभी बोल रहा हूँ कि प्रवक्ता लोगों को, राजनेताओं लोगों को सिलेक्टिवली जो विपक्ष में है उन पर कार्रवाई हो रही। ये बात तो आज कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन एक एक नाम से मैं गिनाता था। एक बार बीजेपी के पाले में चले जाओ तो अभी उनको कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही, और खुद पाला बदले हुए नेता कहते कि चैन की नींद सोना है। ठीक है सीमा मलिक जी, अभी किशोर तिवारी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व तो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, शरद पवार के लिए क्या रोल उस केस में? क्योंकि हाँ, ये जो महाविकास आघाड़ी को साथ लाने का काम किया वो शरद पवार ने ही किया, उन्हीं की स्ट्रेटेजी साथ थी। में ये भी कहा कि पवार साहब भीष्म पितामह हैं, और भीष्म पितामह का क्या मतलब होता है शायद आप लोग सब जानते हैं। तो जी, आपकी पार्टी भीष्म पितामह की भूमिका से मुझे खुश ठीक से आवाज नहीं आ रही है, मुझे शायद ये लग रहा है कि आप ये कह रही हैं कि वो उद्धव ठाकरे जी वो लीड कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, किशोर तिवारी कह रहे हैं। किशोर तिवारी जी बड़े सीनियर लीडर हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पवार साहब भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह का क्या मतलब होता है वो शायद हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो वो एक ऐसे लीडर है जिनका हर आदमी रिकॉर्ड करता है, हर व्यक्ति उनकी बात सुनता है, और वो भी एक जो भी एडवाइस देंगे महाविकास आघाड़ी के लिए, पितामह को ये भी जानती हूँ कि वांटेड टू बी ऑन द पांडवा साइड बट ही हैज टू फाइट फ्रॉम द कौरवा साइड। मैं तो भीष्म पितामह को ये भी जानती हूँ मैम, तो इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था, वुड ही वांट अ मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस अलायंस? मतलब एक सेकंड किशोर जी प्लीज, मैडम को भी टाइम देने दीजिए, नहीं तो वो मुझ पर आरोप लगाएंगी फिर, प्लीज। नहीं, मैं आरोप नहीं लगाऊंगी, हम सब महाविकास अघाड़ी के लोग हैं, हम सब एक ही हैं, कोई इसमें आरोप लगाने वाली बात नहीं है। आप बीजेपी होती तो मैं जरूर आरोप लगाती आप पे।
देखिए, हम एक बड़ी क्लियर सी बात है कि हम सब साथ हैं, और जहाँ तक हमारे नेता की बात है, वो एक इतने सीनियर लीडर हैं, सभी लोग उनकी बात सुनते हैं, तो हमें इस बात में कोई वो नहीं है, मतलब हमें कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हम कहने जाएं कि कौन ऊपर है कौन नीचे। उनका एक पूरा देश उनकी रिस्पेक्ट करता है। और तो यहाँ पे भी चाहे किशोर तिवारी कह रहे थे उद्धव ठाकरे जी हों, जिसके चाहे ज्यादा कांग्रेस के लोग हों। एमएलए वो सीएम, जिसके ज्यादा एमपीज वो पीएम। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स में अजीत एक पवार नंबर साहब गेम को होता ही है। कबूल होगा ये? पॉलिटिक्स इज अबाउट द नंबर गेम, तो ये इसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। तो वो तो उस बात की बात है। अभी ये है कि अभी हम लोग सब साथ हैं, और जैसे कि माननीय पवार साहब ने ठीक है किशोर तिवारी, कि हम रहना चाहते हैं और हम लोग सब तीनों ही चाहते हैं, तो आई थिंक थिंग्स विल गो इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है। आप दोनों ही जिस तरह से पूरे स्पेक्यूलेशंस को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर मैं यही कहूंगी कि राजनीति में कोई भी तस्वीर बेवजह नहीं होती, राजनीति में कोई भी स्टेटमेंट बेवजह नहीं होता, और इसीलिए सवाल पूछे जाते हैं। किशोर तिवारी, आप मुस्कुरा रहे थे, जल्दी से आपका जवाब। नहीं, ऐसा है, सीमा मलिक एक प्रैक्टिसिंग सर्जन है। हाँ, वो अगर कोई बीजेपी वाला होता तो अच्छे से सर्जरी कर देती थी, लेकिन मैं एक बता रहा हूं कि विपक्षी एकता से बीजेपी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। तो बीजेपी ये प्रयत्न करेगी कि बड़े नेता को ललचाया जाए, तो पार्टियां तोड़ी जाए, विपक्ष को खत्म किया जाए, शिवसेना पे चलिए प्रयोग जवाब ले किया लीजिए। अभिषेक उन्होंने। त्रिपाठी आए हैं बीजेपी से। अभिषेक त्रिपाठी, डरी हुई है आपकी पार्टी? विपक्ष को डराते हैं आप? हम डरे हुए क्यों रहेंगे? हमने तो बहुत अच्छे से, बहुत शान से और बहुत ही प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट के साथ सरकार चला रहे हैं। यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, हम किससे डरेंगे? हम डरे उनसे क्यों जो जिनको छोड़ के भागना पड़ा, जिनकी पार्टी टूट गई, जो उनके नेता के साथ रहना नहीं चाहते 40 विधायक। डरे वो लोग जिनके छोड़ के लोग भागे हों? डरे वो जो डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाते हों? किस बात का डर हमें रहेगा? नरेंद्र मोदी जी का साथ है, देवेंद्र फडणवीस जी है हमारे साथ, डर किस बात करेगा? जब काम बहुत जोर शोर से मुंबई और महाराष्ट्र में हो रहा है जनता के लिए, तो डर किस बात का रहेगा? डर उनको रहे जिनको सरकार में आने की बहुत चाहत है, जिनको बंगले में रहने की चाहत है, जिनको शायद जवाब ले लीजिए, सरकारी आपने गाड़ी दो की बहुत काउंटर है, चाहत। पहले किशोर तिवारी फिर सीमा मलिक, जल्दी जल्दी प्लीज। त्रिपाठी जी बीच में ही आए, तो त्रिपाठी जी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि महाराष्ट्र में सरकार नाम की चीज नहीं है। हाँ, एक तरफ तो वो 20 लाख लोगों को जुड़ा के वहां पे 100 के ऊपर लोग मर गए। यहाँ पर तो कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी की, भ्रष्टाचार के बिगैर फाइलें हल नहीं रही। आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? अभिषेक जी आ जाइए ना महाराष्ट्र में, एक बार देख लो लोगों की क्या, लोगों का क्या इको है वो देख लो, लोगों में क्या नाराजगी है ये देख लो। तथ्यों के आधार पे भ्रष्टाचार की बात करिए, हवा में भ्रष्टाचार की बात मत करिए। और हाँ, जहाँ तक वो लोग मरे हैं, दुर्घटना हुई है, की जांच हो रही है, और जब भ्रष्टाचार की आप बात करें तो उसको तथ्यों के साथ बात करें। जहाँ देवेंद्र फडणवीस जी है वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। नहीं, एक सेकेंड, लेकिन अभिषेक त्रिपाठी, ये भी कहा जा रहा है कि आप एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसे 40 से ज्यादा सीटें देने के मूड में आप हैं नहीं, उसके बाद आपके कुनबे में भी फ्रिक्शन है। नहीं, देखिए, चुनाव में अभी थोड़ा समय है, अगले साल हर चीज को समन्वय के साथ बैठ के लोकसभा के साथ ही ले रहे हैं। सुनिए किशोर जी, हर चीज को साथ में बैठ के समन्वय के साथ, ये दो एक नई साझे में सरकार बनी है, साथ में बैठेंगे, समन्वय के साथ सीट तय करेंगे। ये हम और आप समन्वय के साथ तय करेंगे, तो वो भी समन्वय की ही बात कर रहे हैं। जल्दी से सीमा मलिक। जी मैम, मैं सुन रही थी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं कि कितनी संवेदनहीनता वाली बात है कि हाँ, कुछ लोग मर गए महाराष्ट्र में और उसकी जांच हो रही है। देखिए, हीट स्ट्रोक से लोग मर गए, बिना पानी के लोग मर गए। एक पुरस्कार देने का एक फंक्शन था जिसमें कि अभी देखिए, मैं माननीय पवार साहब का स्टेटमेंट देख रही थी, उन्होंने बोला जब उन्हें पद्म विभूषण मिला था तो शायद 10 लोग उनकी फैमिली के गए थे। आप एक पुरस्कार समारोह में इतने लोग हीट से, बिना पानी के, बिना खाने के मार गए, आप बहुत उसको एक लाइन में कह रहे कि आए जांच हो रही है। और देखिए, जिस तरह जो आज किसानों का हाल है महाराष्ट्र में, किस तरह से उनकी फसलें खराब हुई है, मैं तो यही कहूंगी कि सर आप अपने काम पे थोड़ा अगर ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना है। अभिषेक जी, सीमा मलिक जी और किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए कि राजनीति में ना तो कोई तस्वीर बेवजह होती है और ना ही कोई बयान ऐसे ही दे दिया जाता है। हर तस्वीर, हर बयान में
बहुत मायने होते हैं, कई मायने होते हैं, और आज उन्हीं मायनों की लेयर को डिकोड करने की कोशिश हमने अदिति की अदालत में की। फिलहाल इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरें जारी हैं।